नरेंद्र मोदी इस समय बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर राजधानी दिल्ली में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2023 में और संभवतः जम्मू और कश्मीर में भी। तो उसके लिए क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? 2024 के आम चुनावों के लिए बीजेपी की क्या रणनीति है? इस पर 2 दिन की यह बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है। इसमें कई केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 350 सदस्य हैं जो इस कार्यकारिणी का भाग हैं। मिशन 2024 पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत छोटा सा ही सही लेकिन एक रोड शो था। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक है। 9 राज्यों में और संभवतः जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव पर मंथन होगा। 2024 में कई राज्यों में भी चुनाव है, आम चुनाव भी है लोकसभा के, उस पर भी मंथन होगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जो विजय मिली है उसकी समीक्षा भी होगी और क्या गुजरात के कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको चाहे मेघालय हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में जब चुनाव होंगे या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होगा तो क्या क्या वहां पर लागू किया जा सकता है? कहां कहां चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी है? जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अलग अलग बैठकों में पिछले कुछ महीनों में जो उन्होंने कार्रवाई की है अपने राज्यों में इन चुनावों से पहले, चाहे वो उत्तर पूर्व के राज्य हो, और उत्तर पूर्व के राज्यों में अहम चुनाव मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम में होने हैं। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण राज्य बीजेपी के लिए बेहद होने वाले हैं वो कर्नाटक। क्या कांग्रेस जो बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है कर्नाटक में, फिर छत्तीसगढ़ को क्या कांग्रेस से ले सकती है बीजेपी या नहीं? मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे पार पाया जाएगा? यह बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए प्रश्न है इस कार्यकारिणी में। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, गुजरात की जीत, लेकिन कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चुनौतियां बहुत है इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने इस कार्यकारिणी में। फिर G20 की भारत की अध्यक्षता, क्या क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं हिमांशु? देखिए, बिल्कुल 9 राज्यों के जो चुनाव होने हैं गौरव इस साल में, वो बहुत मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती के तौर पे है। त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मेघालय, नागालैंड में उनकी अलायंस की सरकारें चल रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वो सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, जहां 2018 में उनकी सरकार चली गई थी, उनके हाथ से सत्ता चली गई थी। और उसी को लेकर यहाँ पर जो है वो मंथन होना है। इस मंथन के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरीके से जो है आगे ग्रास रूट तक जाया जाए। और इसीलिए कार्यकारिणी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। जी हाँ, गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए आप घर घर तक जाइए, आम आदमी के साथ कांटेक्ट कीजिए और चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे रखिए। अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि गुजरात के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इसी फार्मूले के तहत काम किया था। सीएम भूपेंद्र पटेल का जो चेहरा है वो पीछे कर दिया था, उम्मीदवार पीछे हो गए थे, पार्टी संगठन काम जरूर कर रहा था, लेकिन चेहरे के तौर पर जो है नरेंद्र मोदी का चेहरा था। और उसका फायदा ऐसा मिला कि कई दशकों पहले जो रिकॉर्ड बना था माधव सिंह सोलंकी का 149 सीटों का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया, 156 सीटें जीती। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह चिंतन और मंथन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा आगे हो। और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, क्या वहां पर मुख्यमंत्रियों के चेहरे को घोषित करके आगे जाया जाए या फिर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और प्रधानमंत्री चेहरे को आगे करके चुनाव में जाया जाए।
हिमांशु, गौरव। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या इस समय सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस बेहद मजबूत नजर आ रही है, ऐसा आकलन है? क्या इस पर एक अलग मंथन की भी बात है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अगर आप देखेंगे एजेंडे में तो कर्नाटक का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुछ दिन पहले ही जो है वो गए थे, 13 तारीख को कर्नाटक गए थे, 19 तारीख को फिर से उनको कर्नाटक जाना है। तो चुनावों तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है कर्नाटक में दौरे भी होंगे। और अगर संगठन की तौर पर देखा जाए तो पिछले ही हफ्ते जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे। लगातार उन्होंने बैठकों का दौर किया, फीडबैक लिया और सरकार को कैसे आगे काम करना है, सरकार और संगठन मिलकर कैसे काम करें, इसको लेकर प्लानिंग करने की जरूरत थी। जो कुछ चीजें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है एक आवाजें उठ रही हैं कि एक कैबिनेट रिशफल होना चाहिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि अभी कैबिनेट रिशफल को टाला जाए, क्योंकि येदियुरप्पा जो है जो सबसे बड़े चेहरे हैं कर्नाटक के अंदर। ये कहा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वहां पे जब जब सरकार बनाने का मौका मिला तो येदियुरप्पा बहुत बड़े भूमिका में नजर आए। उनकी पार्टी के अंदर जो ग्रिप है, जो उनका एक वोट बैंक है, लिंगायत वोट बैंक को वो रिप्रेजेंट करते हैं, लिंगायतों के वो सबसे बड़े नेता हैं। इसीलिए वहां पे ये कहा जा रहा है कि एक छोटा सा कैबिनेट रिशफल हो जिसमें येदियुरप्पा के एक बेटे जो वहां पर नेता है और पार्टी के अंदर उनके पास एक पोजीशन है, वो उपाध्यक्ष है वहां पे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए। लेकिन केंद्र नेतृत्व नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जिस तरीके से सरकार चल रही है वैसी सरकार चले, बस सरकार और संगठन मिलकर काम करे, येदियुरप्पा अपनी भूमिका को निभाते नजर आए और प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे लेकर जाया जाए। लेकिन कर्नाटक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पेश आ रहा है और ऐसे ही जैसे कि हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने चुनौती पेश की, भारतीय जनता पार्टी को एक डर यह भी है जिस तरीके से हार का सामना हिमाचल में करना पड़ा, कहीं वही कर्नाटक में ना हो जाए। और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और सभी नेताओं को यह कहा गया कि आप एक साथ मिलकर काम कीजिए, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कीजिए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। इस पर पूरी नजर जो है केंद्रीय नेतृत्व बनाए हुए है। गौरव जी, ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब जेपी नड्डा को एक्सटेंशन 1 वर्ष के देने की भी बात चल रही है। हिमांशु, क्या यह माना जाए कि 2024 के चुनाव तक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही पार्टी काम करेगी? देखिए, बिल्कुल ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा को जो है वो एक्सटेंशन दिया जा सकता है लगभग 1.5 साल का, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है वो अप्रैल और मई तक चलता है। तो ऐसे में 1.5 साल का एक्सटेंशन जो है गौरव उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन पार्टी के संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो पार्टी अगर चाहे तो एक ही जो अध्यक्षीय कार्यकाल है, एक ही व्यक्ति जो है 2 बार कर सकता है। लेकिन यहाँ उनको पूरा कार्यकाल नहीं देने की बात है, यहाँ उनको एक्सटेंशन देने की बात है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को 2019 में एक्सटेंशन दिया गया था लोकसभा चुनाव तक के लिए, उसके बाद वो लगभग 1 साल तक अध्यक्ष रहे थे और उनके नेतृत्व में ही जो है हरियाणा के चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र के हुए थे और झारखंड के चुनाव हुए थे और जनवरी में उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त किया था, उनको एक्सटेंशन दिया गया था। उसी तरीके से जो है जेपी नड्डा को भी जो है वो एक्सटेंशन दिया जा सकता है। उस पर मोहर जो है मुझे लगता है गौरव वो कल जब बैठक खत्म होने वाली होगी प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले हो सकता है। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जेपी नड्डा उनके साथ मंच पर है। और इसके अलावा ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी उनके बगल में, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री जगदीश खट्टर, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी जिसमें इस समय 35 केंद्रीय मंत्री, 37 प्रदेश अध्यक्ष, 19 पूर्व मुख्यमंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 17 नेता प्रतिपक्ष और कुल मिलाकर 350 सदस्य
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इन तस्वीरों में आप उन्हें देख सकते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री। तक जन कल्याण की नीतियां हैं वो पहुंचाई जाएं, किस तरह से बीजेपी जो जीत का इतिहास है उसे दोहराए और जिन क्षेत्रों में जहां पर कमजोरी दिखाई देती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां 9 राज्यों में चुनाव की हैं। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उसके अलावा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। उसके अलावा 2024 के चुनावों की रणनीति, और जैसा हिमांशु मेरे सहयोगी हमें बता रहे थे कि प्रचंड जीत तो मिली, गुजरात में 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई। और ये पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता की बात भी होगी, क्योंकि ये जो 9 राज्य है इनको एक तरह से, हिमांशु अगर आप मेरे साथ हैं, तो ये खासतौर पर जो बड़े राज्य के चुनाव है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या कर्नाटक, इन्हें तो 2024 के हर बार एक तरह से ड्रेस रिहर्सल के रूप में देखा जाएगा। देखिए बिल्कुल देखा ही जाना चाहिए, क्योंकि ये वो चुनाव है जो जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें निकल कर भी आती हैं। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में से 29 लोकसभा सीटें हैं। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, राजस्थान में जो है वो 25 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन एक चीज जरूर है गौरव, कि भारतीय जनता पार्टी को यह जरूर लगता है कि जिन राज्यों में सत्ता नहीं है उनमें सत्ता पे कैसे आया जाए, उस पर कैसे काबिज हुआ जाए, इसको लेकर तो उनको काम ही करना है। और साथ ही साथ ये भी देखना है जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां अपनी सरकारों को कैसे रिटेन करना है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो पिछले साल ही जो है वो त्रिपुरा के अंदर उन्होंने नेतृत्व चेंज कर दिया था। मुख्यमंत्री विप्लव देव को हटाकर वहां पे मानिक शाह को जो है कमान सौंपी गई। तो एक तरीके से अगर पार्टी को लगता है कि किसी के नेतृत्व में कोई कमी रह गई है, कुछ परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, मैसेज ठीक नहीं है, फीडबैक ठीक नहीं है, तो वहां चेंज भी करती है। आप देखिए कि विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को लाया गया था और पूरी की पूरी कैबिनेट वहां पर जो है वो चेंज कर दी गई थी। उसका फायदा ये मिला कि एंटी इनकम्बेंसी जो थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जो प्रयोग है, जो इस तरीके के प्रयोग है उसको लगातार करती भी रहती है। वो अपने पार्टी के फीडबैक के अनुसार चलती है और इन्हीं फीडबैकों के आधार पर जो है वो अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी भी बनाती है। अगर उनको जरूरत पड़ती है कि कोई चेंज करना है, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनको चेंज भी किया जाता है। लेकिन हिमाचल की हार इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं और जेपी नड्डा जिस राज्य से आते हैं वहां अगर पार्टी की हार हुई है तो पार्टी कहीं ना कहीं मंथन जरूर कर रही है। और इसीलिए कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या त्रिपुरा, भारतीय जनता पार्टी को जरूर लग रहा है कि अपनी सत्ता जो है वो जानी नहीं चाहिए, उसको रिटेन करने के लिए जो भी काम करने हो वो करने चाहिए। और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी बैठकें भी बुला रहे हैं। और लेकिन बड़ी चीज ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही लेकर जो है पार्टी अब आगे जाने के विचार कर रही है। जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने ये आम जनता के बीच में एक ही फोटो अगर कोई जाए, कोई एक ही तस्वीर जाए, एक ही नाम जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी है कि बाकी जो चीजें हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी की चीजें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध की चीजें हैं, जिनको इश्यूज को इनकैश किया जा सकता है विपक्षी पार्टियों के जरिए, उनको दरकिनार करते हुए पार्टी जो है अपनी जीत की राह जो है इन राज्यों के अंदर जो है वो आसान बना 2 दिन की बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी की कार्यकारिणी है, इसमें 2 दिन को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो क्या क्या होगा अगले 1.5 दिन में। प्रधानमंत्री का संबोधन तो कल है, लेकिन उसके अलावा हिमाचल में हार की समीक्षा की क्या अलग बैठक होती है या उसमें भी केंद्र के नेता, राज्य के नेता सब एक साथ मिलकर मंथन करते हैं? और क्या क्या लेसन्स लर्न्ड है, गुजरात के लेसन्स लर्न्ड और हिमाचल के क्या क्या सबक है, इस पर अलग मंथन होता है? हिमांशु,
देखिए, बिल्कुल जो भी चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेकर मंथन होगा और दोनों प्रदेश अध्यक्षों से रिपोर्ट ली जाएगी। चाहे गुजरात की जीत हो उसमें उसकी रिपोर्ट होगी और हिमाचल में जो हार हुई है उसकी भी रिपोर्टिंग होगी वहां के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन मैं आपको बता दूं जो अब से रहने वाला है, अब से कुछ देर में जो है वो जेपी नड्डा जो अध्यक्ष भाषण देंगे और वो बताएंगे कि पिछले 1 साल के कार्यकाल में पार्टी ने क्या क्या अचीव किया है और क्या आगे करना है, ये बताया जाएगा। उसके बाद 3 प्रस्ताव होने हैं गौरव, राजनीतिक प्रस्ताव है, आर्थिक प्रस्ताव है और G20 में भारत को जो अध्यक्षता मिली है उसको लेकर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी। उसके बाद जो 9 राज्य हैं उनकी रिपोर्टिंग होगी उनके प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा, उनके संगठन मंत्रियों के द्वारा, प्रभारियों के द्वारा। ये बताया जाएगा कि वो किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से जहां राज्यों में सरकारें हैं और जहां वो किस तरीके से संगठन और सरकार मिलकर काम कर रही है और जहां सरकारें नहीं है वहां कैसे सरकार चुनाव में बनाई जाए, वहां पर जीत हासिल की जाए, इसको लेकर जो है वो रिपोर्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 161 सीटें जो चिन्हित की गई हैं उसकी रिपोर्ट होगी कि वहां पर अभी तक पार्टी ने किस तरीके से काम किया है, क्या सेंटर की स्कीमें वहां तक पहुंची है, नहीं पहुंची है, वहां संगठन कैसा काम कर रहा है, वहां सरकार और जो संगठन है उसमें समन्वय का काम कैसा है, ये सारी रिपोर्ट्स होंगी। और उसके अलावा ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा की जो को अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का यानी कि एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव है वो भी पास किया जाएगा, लेकिन वो कल। और उसके अंत में जो है अध्यक्षीय रिमार्क्स होते हैं पूरी कार्यकारिणी को लेकर और अंत में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। जी हाँ, ये वो संबोधन होता है, ये वो ऊर्जा का टॉनिक है जिससे यहाँ से जो नेता 350 नेता इस सभागार में है मेरे पीछे जो है उनको ऐसा टॉनिक मिलता है कि वो जाकर जनता के बीच में उन योजनाओं को लेकर जाएं जो सरकार की योजना है, जो आम आदमी को इफेक्ट करती हैं, आम आदमी को राहत देने का काम करती हैं, उन योजनाओं को कैसे जमीन पे उतारा जाए इसको लेकर उनका संबोधन होगा। और साथ ही साथ चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन बढ़ रहा है और क्या खामियां हैं ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में हमेशा बताते हैं कार्यकारिणी में। G20 के बारे में हम लोग एक अलग चर्चा भी करेंगे क्योंकि एक भारत के लिए ये बड़ी बात है, प्रतिष्ठा की बात है कि इतने महत्वपूर्ण संगठन की अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है, वो भी जब ये डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश और विकसित देशों का एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है। लेकिन अगर हम राजनीति के तौर पर बात करें तो जो प्रधानमंत्री का छोटा सा रोड शो था, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि बौखला गई है बीजेपी राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा इतनी जबरदस्त चल रही है इतने दिनों से कि बीजेपी को एक रोड शो करना पड़ा राहुल गांधी की काट के रूप में। इस पर बीजेपी का क्या कहना है हिमांशु? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसका भारत जोड़ो यात्रा से तो कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस तरीके के रोड शो जो है वो लगातार करते भी रहते हैं। गौरव, हम सब ने देखा है कि गुजरात के अंदर उन्होंने रोड शो किए हैं, सूरत के अंदर उन्होंने 30 किलोमीटर का रोड शो किया था और जो है अहमदाबाद में 60 किलोमीटर का रोड शो किया, फिर 13 किलोमीटर का रोड शो किया, हिमाचल में उन्होंने रोड शो किए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने रोड शो किया था। आप भी वहां पे खुद थे। हम सब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी चुनाव होते हैं वो इस तरीके के रोड शो करते हैं। दिल्ली में भले ही चुनाव नहीं है लेकिन ये जो रोड शो है ये जो है दिल्ली के कार्यकर्ताओं का एक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो धन्यवाद देना चाहते हैं। गुजरात की जो प्रचंड जीत मिली है उसको लेकर ये रोड शो था और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना छोटा ही रोड शो रखा गया, लगभग आधा किलोमीटर का ये रोड शो था। आप खुद देखिए, इस रोड शो से ना तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना है और ये बात बीजेपी के नेता अभी कह भी रहे थे, आपने बयान सुने भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को जोड़े, अपनी पार्टी को खड़ा करें, बाकी चुनाव जीतने का काम हमारा है, हम उसमें लगे हुए हैं, ये हमारा चुनावी मिशन का एक पार्ट है। और ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहती है। वो 7 दिन 24 घंटे चुनाव के बारे में ही सोचती है, हर समय चुनाव को मद्देनजर रख के जो है वो फैसले लिए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, 10 मार्च को जो है वो उत्तर प्रदेश समेत बाकी राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे और 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात चले गए थे।
थे। वहाँ एक बड़ा फंक्शन था, मुझे जहाँ तक याद है वो ट्राइबल्स को लेकर एक बड़ा मेगा रैली थी और रोड शो था। तो वो ये मान के चलिए कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए तो उन्होंने हिमाचल और गुजरात के लिए काम करना शुरू कर दिया था। ये है चुनावी मूड। आप देखिए कि अभी कर्नाटक के चुनाव बहुत दूर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगभग 2 बार अभी तक कर्नाटक होके आ चुके हैं और तीसरी बार जो है वो 19 तारीख को वो कर्नाटक जाने वाले हैं। 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक, दक्षिण में अपना दुर्ग सुरक्षित रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। उसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, उत्तर पूर्व के कई राज्यों में चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती